In video number 8 beta, we learn about the soil conservation. Soil conservation means to prevent the soil erosion and to maintain its quality. ठीक है बेटा, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि बचाव के उपाय बेटा, लेकिन कंजर्वेशन का मतलब ये होता है बेटा कि पहले से ही उस तरीके के स्टेप लिए जाएं ताकि उसका प्रॉपरली प्रिवेंशन किया जा सके। यानी कि हमको पहले से उस तरीके की तैयारी कर लेनी चाहिए, जिसको हम एक तरीके से कंजर्वेशन कहते हैं। बराबर, ये भी बचाव के ही उपाय हैं, लेकिन ये पहले से एक तरीके की तैयारी होती है कि हमको मान लेना पड़ता है कि भाई इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ है, तो उसके सामने बचाव के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कंजर्वेशन। कि सॉइल कंजर्वेशन टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। सॉइल को इरोज होने से बचाना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कि एक तरीके से वापस से, अगर मान लो सॉइल इरोज भी हो गई है, तो वापस से उसके सॉइल पार्टिकल्स को उसके ओरिजिनल प्लेस पे एक तरीके से रिटेन करना, उसको वापस से उन पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर फिर से उसका जो जिस तरीके का उसका पहले का फिजिक था उसी तरीके से उस फिजिक को फिर से तैयार करना। डिफरेंट रेमेडीज आर यूज्ड एट डिफरेंट places in the world according to its location and problems if the soil is not conserved। बराबर, अलग अलग पर्टिकुलर बेटा डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग तरीके के रेमेडीज यूज़ किए जाते हैं बेटा सॉइल कंजर्वेशन के लिए। वो वहाँ की लोकेशन और वहाँ की प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि किस तरीके के स्टेप लेने चाहिए। अब यहाँ पे आपको बेटा दो फिगर्स दिखाई हुई है। सिंपल देखो, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में आपको एक स्लॉपी जोन एरिया दिख रहा है कि फ्लोज फास्टर ओवर द स्लॉप। अगर इस टाइप का पर्टिकुलर स्लॉप एरिया है बेटा, लैंड का एरिया है, तो हम देख सकते हैं बेटा कि बहुत ही स्पीडी वे में बराबर जो फ्लो है एक तरीके का बहुत ही फास्टर होगा, या फिर वो हैवी विंड हो या हैवी वाटर हो। यहाँ पे हम वाटर के बेस पे ही लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि ये ढलान पे से पानी बहुत ही स्पीडी वे में बह जाएगा। यानी जो बेटा ज़मीन है, जो सॉइल है, उसको जो पानी जो वाटर उसको कंटेन करना है एक तरीके से अपने आप में, वो उसको मिलेगा नहीं। लेकिन आप नेक्स्ट उसके जस्ट उसके सामने जब आप देख रहे हैं बेटा, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फिगर है, इस फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है कि स्टेप्स बना दिए गए हैं। बराबर ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेप्स बना दिए गए हैं बेटा कि वाटर हार्वेस्टिंग इन द टेरेस स्लॉप, मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोरेड देयर इन। जैसे मैंने आप टी कॉफ़ी के बागान की बात की मैंने आपको, तो मैंने कहा कि बेटा एक तरीके से वो टेरेस फार्मिंग का ही पार्ट माना जा सकता है। तो टेरेस फार्मिंग इसी तरीके से होती है बेटा कि लैंड है उसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। और यहाँ पे आप स्लॉप्स देख सकते हो बेटा कि किस तरीके से स्लॉप्स बना दिए गए हैं। बराबर, ढलान है लेकिन ढलान को अलग अलग पर्टिकुलर स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जो वाटर है ना बेटा, वो स्पीडी वे में एक तरीके से फ्लो अप नहीं हो जाएगा, बराबर वो बह नहीं जाएगा, लेकिन वो डिफरेंट स्लॉप स्ट्रक्चर के ऊपर बेटा बिग अमाउंट में क्या होने लगेगा, स्टोर होने लगेगा। बराबर, और वो जो सॉइल है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नीचे के पार्ट के अंदर बेटा वो उसको कंटेन कर पाएगी, वो उसको सोख पाएगी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा समय तक वहाँ पे रुक पाएंगे और वो धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोर अ बिग अमाउंट ऑफ वाटर। तो अगर आप स्लॉप टेरेस स्लॉप बनाते हैं तो पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हैं बेटा कि वाटर को एक तरीके से फास्टर वे में फ्लो अप होने से बचा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक तरीके से सॉइल को इरोज होने से बचाने की बहुत ही बेटर मेथड मानी जा सकती है। उसके अलावा बेटा नीचे भी नेक्स्ट देखो, वापस से जो सेकंड पिक्चर है उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से समझाया है। यहाँ पे भी आप स्लॉप देख सकते हो कि वाटर हैविंग द फास्टर फ्लो प्रोकोलेट द लेस इन सॉइल। जो कि मैंने ऊपर भी बोला कि अगर फास्टर फ्लो है बेटा, स्पीडी वे में पानी बह जा रहा है, तो जो ज़मीन है बेटा उसको जो पानी चाहिए बेटा, उसको तो समय ही नहीं मिल रहा है कि वो उसको सोख पाए। बराबर, तो यहाँ पे आपको सेकंड फिगर में जस्ट उसके सामने बताया बेटा कि वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द टेरेस प्रोकोलेट स्लोली एंड राइजेज द ग्राउंड वाटर लेवल। अब यहाँ पे वापस से आपको स्टेप्स दिख रहे हैं बेटा कि जिस तरीके से हमने स्लॉप्स बना दिए, हमने स्टेप्स बना दिए, तो धीरे धीरे जो
टेरेस है बेटा वो क्या करेगा, स्लोली स्लोली उसको प्रोकोलेट करने लगेगा और जो ग्राउंड वाटर है वो राइज अप होगा। क्यों? क्योंकि स्लॉप्स के ऊपर जो पानी जमा है उसको जमीन क्या करेगी, धीरे धीरे वो अंडरग्राउंड वाटर जमा होने लगेगा। तो यहाँ पे आपको तीनों स्टेप्स में वो दिखाई दे रहा है। तो हमको इस तरीके के पर्टिकुलर कंजर्वेशन के स्टेप्स उठाने चाहिए कि देन देर आर द चांसेस ऑफ द फ्लड विच एनहेंस द रिस्क अगेंस्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी मच नेसेसरी। बराबर, हमारे इंडिया का बहुत सारा ऐसा माउंटेनियंस और नॉर्थन प्लेन एरिया का भी पार्ट है बेटा जहाँ पे अक्सर बाढ़ आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बेटा। तो हम देख सकते हैं बेटा कि ऐसे हाइट वाले इलाकों पे कंजर्वेशन की ये जो पर्टिकुलर टेरेस फार्मिंग वाली मेथड है ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है। अब उसके बाद हम लास्ट चैप्टर के पॉइंट पे आते हैं बेटा कि रेमेडीज टू सॉइल कंजर्वेशन। वो क्या स्टेप्स है बेटा जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ देखो कि द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। जैसे कि मैंने आपको आगे भी समझाया कि जो फॉरेस्ट है, समझ लो कि फॉरेस्ट एरिया है बेटा, जंगल है बराबर, उसमें जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो रूट्स है बेटा वो क्या करते हैं बेटा, सॉइल पार्टिकल्स को एक तरीके से होल्ड अप करके उसको जकड़ के रखते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। क्लियर? जिसकी वजह से हम सॉइल को इरोज होने से बचा सकते हैं, यानी कि उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। सेकेंड थिंग, प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लॉप्स। बराबर, अगर पर्टिकुलरली रिवर गॉर्जेस बेटा बराबर, नदियों के एक तरीके से पर्टिकुलर देखा जाए बेटा तो उनके किनारे और जिस पर्टिकुलर पार्ट से वो टर्न करती है बेटा, एक तरीके से उसका टर्न आ रहा है बराबर, इन पर्टिकुलर एरियाज में क्या करना पड़ता है बेटा कि जहाँ पे नदी का कुछ किनारा छोड़ के ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। अक्सर नदियों में अभी देखो सब जगह बाढ़ आई है बेटा, तो आप देख सकते हो कि अगर ट्री का प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया है बेटा तो वो पानी के फोर्स को भी कम करेगा और सॉइल को भी इरोज होने से बचाएगा। और सेमेज थिंग बेटा स्लॉपी जोन एरिया, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर स्लॉपी है तो भी आपको ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि क्या है वो हैवी विंड और हैवी वाटर इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट को कम कर सके। ओके, अब उसके बाद थर्ड देखो कि अ सीरीज ऑफ द ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर द डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स विथ मोर वेलोसिटी, इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट। ठीक है बेटा, पर्टिकुलर जो डेजर्ट एरिया है बेटा, समझ लो कि राजस्थान का इलाका है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, इन डेजर्ट एरिया के आसपास बेटा ट्री प्लांटेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जिन पर्टिकुलर ज़मीन के ऊपर हम ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप कर सकते हैं तो वहाँ पे हमको छोटे छोटे फॉरेस्ट एरियाज बनाने पड़ेंगे। वरना अभी आप देख रहे हो ना, हमारा कैपिटल सिटी दिल्ली, एक सर्वे रिसर्च के हिसाब से बेटा देखा जाए तो जिस तरीके से ईयर में बेटा समर का जब एंडिंग टाइम आता है उस समय राजस्थान का जो सैंड है ना बेटा, रेत है, वो विंड का डायरेक्शन दिल्ली की तरफ होता है, तो उस समय वो सैंड पार्टिकल्स उड़ उड़ के बेटा दिल्ली तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और कुछ रिसर्चेज में तो ऐसा भी निकल के आया है कि भाई अगर इसी रफ्तार से अगर ये सैंड पार्टिकल्स दिल्ली के साइड ट्रांसफ़र होंगे तो शायद आने वाले 40-50 साल के बाद दिल्ली जैसे सिटी के भी बहुत सारा पार्ट जो है बेटा एक तरीके से डेजर्ट में या सैंडी एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी बहुत सारी लैंड जो है इनफर्टाइल लैंड में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा हमको डेजर्ट जो रीजन है उसके आसपास बेटा विंड की वेलोसिटी को रोकने के लिए बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से ट्रीज को हमको ग्रो अप करना पड़ेगा ताकि हम डेजर्ट को बढ़ने से बचा सके, डेजर्ट को बढ़ने से बचा सके बराबर। तो हम ट्री का अगर प्लांटेशन करेंगे बेटा तो ये सैंडी पार्टिकल्स जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो ये अपनी तरह से दूसरी ज़मीन को अपने जैसा नहीं बनाएंगे। क्लियर? तो इसकी वजह से हमको ये स्टेप्स लेने होंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर बेटा कि द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर बेड्स। बराबर, अगर बेटा नदियां हैं तो उनके फ्लोज को बेटा एक तरीके से उनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में बराबर, वो ट्रिब्यूटरीज फिर जिन छोटी छोटी रिवर्स से जुड़ती हैं उनमें हमको उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा ताकि जब भी फ्लड की कंडीशन आए बेटा
तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बेटा अलग अलग वे में डाइवर्ट हो जाए और सॉइल को यानी कि मिट्टी को नुकसान पहुंचाए नहीं, फार्म लैंड को नुकसान पहुंचाए नहीं। अब उसके बाद 5th नंबर बेटा, द अनरेस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग लूजन द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन, इट शुड बी प्रिवेंटेड। एक तरीके से बेटा जैसे हमने ग्रेजिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से सैफर्ड है बेटा, चरवाहे जो होते हैं बेटा वो जो एनिमल्स को हैं है ना, भेड़ बकरियां होती है बेटा, गाय भैंसे हैं, इनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लेकर जाते हैं बेटा, सुबह से निकल जाते हैं शाम को आते हैं। पर यहाँ पे बेटा पास्चरिंग जो लैंड है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर पास्चरिंग लैंड डिसाइडेड नहीं होगी बेटा तो हम बहुत सारे जंगलों का हिस्सा धीरे धीरे बेटा खो देंगे, और ख़ास करके बेटा माउंटेन एरिया में, क्योंकि बेटा माउंटेन एरिया में तो ऐसे भी एक तरीके से देखा जाए बेटा तो छोटे छोटे पेड़ पौधों को अगर ये खा के ख़त्म कर देंगे बेटा तो फिर वो बड़े होंगे ही नहीं, यानी कि वहाँ पे जंगल बचेंगे ही नहीं है। तो हमको कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में एक तरीके से पास्चर लैंड जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ताकि हम क्या कर सकें, हम फॉरेस्ट को बचा सकें। ठीक है बेटा, और माउंटेन के सॉइल लेयर स्ट्रक्चर को भी हम कंजर्व कर सकें। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नीचे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, टेरेस फार्मिंग, बराबर। मैंने आपको बार बार बोला है कि देखो टेबल लैंड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, स्लॉप्स बने हुए हैं बेटा, है ना। आप बिल्कुल देख सकते हो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये बने हुए हैं, आप इनको देख सकते हो कैसे ढलान पे हैं और किस तरीके से, ऐसा लग रहा है आप कोई बड़ी सी सीढ़ियों के ऊपर चलते चले जा रहे हो, है ना, इस तरीके का है। और यहाँ पे जो सेकंड पिक्चर है बेटा, जिसको हॉरिजेंटल कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। अब हॉरिजेंटल कल्टीवेशन में बेटा दो चीज़ समझने जैसी है कि यहाँ पे क्या होता है कि विंड डायरेक्शन से उल्टे डायरेक्शन में स्लॉप को रखा जाता है, यानी कि विंड का डायरेक्शन जिस दिशा में है बेटा उस दिशा में लैंड का एरिया हाइट अप रखा जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे एरो दिखाया है बेटा कि विंड का डायरेक्शन इस साइड में जा रहा है, बराबर। तो देखो लैंड की है ना हाइट भी उसी तरफ है। अगर लैंड की हाइट उस समय उसकी ऊंचाई उस तरफ ज़्यादा है बेटा, जहाँ जिस समय ज़्यादातर ईयरली जो विंड का डायरेक्शन है उसी दिशा में रहता है, तो क्या होगा बेटा कि अगर लैंड की हाइट है तो क्या होगा, पार्टिकल्स जल्दी से उड़ पाएंगे नहीं, एक तरीके से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर नहीं होंगे विंड के साथ, बराबर। वो फ्लो अप नहीं होंगे बेटा, एक तरीके से बहेंगे नहीं, बराबर, चाहे फिर वो हैवी विंड हो या हैवी वाटर हो। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा बेटा कि वो फ्लो को एक तरीके से या फिर वो वेलोसिटी को या फिर वो फोर्स को बेटा एक तरीके से उसकी इंटेंसिटी को उसके फोर्स को वो कम करने का काम करेंगे बेटा। तो हमको ये हॉरिजेंटल कल्टीवेशन करना चाहिए, तो हमको लैंड की हाइट का ध्यान रखना है। अब इसी बात को अगर सिंपली समझना है बेटा तो हमारे घर में बेटा मोरी होती है ना, या फिर हमारा बाथरूम ही आप देख लो, जहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि हम एक स्लॉप बना के रखते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि स्लॉप बना हुआ है। तो जब भी पानी वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, तो क्या होता है बेटा वो स्लॉप की वजह से धीरे धीरे तुरंत निकल भी जाता है, ड्रेनेज सिस्टम में बिल्कुल ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि हमने स्लॉप उस तरीके का बनाया हुआ है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है बेटा कि उस तरीके से पर्टिकुलर लैंड की हाइट को आप मेंटेन करो, ताकि वो डायरेक्शन के बिल्कुल एक तरीके से विरुद्ध दिशा में हो। तो जिसकी वजह से अगर हैवी विंड या हैवी वाटर ये दोनों ही उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, तो लैंड की हाइट की वजह से पार्टिकल्स को जो है बेटा एक तरीके से हम लैंड को जो है इरोज होने से बचा पाएंगे, और पार्टिकल्स पर्टिकुलर उसी लैंड एरिया के अंदर एक तरीके से मेंटेन रहेंगे। ओके, अब इसके बाद आप देख सकते हो लास्ट पॉइंट, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लास्ट 2 पॉइंट पे कि मेथड्स लाइक अ हॉरिजेंटल कल्टीवेशन, टेरेस्ड फार्म एटसेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड, जो कि मैंने आपको पिक्चर वर्क से समझाया बेटा। अब लास्ट देखो कि हमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, बराबर। यहाँ पे मैंने आपको हमस की डेफिनेशन बेटा बार बार समझाई थी कि हमस इज अ वन काइंड ऑफ बेटा ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्मेड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल, बराबर। एक तरीके का बेटा ये प्लांट का वेस्ट ही है, ये एक तरीके का कचरा ही है। जब लीव्स जो है बेटा एक तरीके से वो डीकम्पोज हो जाते हैं, वो सॉइल के साथ मिल जाते हैं, तो उनको हम हमस कहते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बेटा
हमको इस तरीके से हमस को ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉइल के अंदर बेटा एडेड यानी कि मिक्स कर पाए, उस तरीके की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे सॉइल को कंजर्व करने के ये सारे स्टेप्स हमने देखे। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज सॉइल कैन बी कंजर्व्ड। द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टुडे। गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड द पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, सिर्फ फार्मर्स की नहीं है, लेकिन बेटा सोसाइटी के सारे लोग, हम जो हैं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है, बराबर। हम उस तरीके की एक्टिविटीज़ ना करें बेटा कि हम हमारे आसपास की फार्मलैंड को नुकसान पहुंचाएं, तो ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 बेटा एक तरीके से कंप्लीट हुआ पूरा। मैंने स्टेप टू स्टेप आपको सारी थियरीज क्लियर कर दी है। ओके, ठीक है। तो आपको बेटा अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझसे क्लियर कर लेंगे। हालांकि मैंने आपको स्टेप टू स्टेप सारी डिटेल्स क्लियर कर दी है। अगर आप वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखोगे बेटा और सारे स्टेप्स को समझोगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा नहीं। क्लियर, और बहुत ही एकदम क्लियर थियरी दी हुई है बेटा, कन्फ्यूज़न जैसा है ही नहीं। कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग भी मैंने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन कभी आपको भी ऐसा लगे बेटा तो पर्टिकुलरली डिक्शनरी में से उन वर्ड्स का मीनिंग आप क्लियर कर लोगे ना, तो आपको पूरी थियरी अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई भी डाउट्स रहेंगे नहीं। ओके, थैंक यू।